हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? चलिए, अब जो है एथिक्स का कल हम जो हमारा फोर्थ पेपर है, इस फोर्थ पेपर का कल की क्लास में यानी हम पिछली क्लास में कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था आपके साथ। और अब हमें क्या करना है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि हमारा क्लास करने का एक यहाँ पर मैंने आपको कुछ मतलब कैसे क्लास करनी है, हमारे नियम कानून कैसे होंगे क्लासेस के, एथिक्स के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है इसमें से 200 से मतलब 200 से ज़्यादा नंबर, सॉरी 200 से ज़्यादा कह रहा हूँ, 250 का है, 200 ज़्यादा आ गए तो फिर बहुत ठीक है। इसमें से यदि 120 से ज़्यादा नंबर, 130 140 नंबर हो सके आराम से आते हैं, तो आप इतना कर सकते हो अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई लगभग 60 से 70 घंटे की क्लासेस रहेंगी, उसमें से पूरा प्रैक्टिस रहेगा। और मैं डेली कोशिश करूंगा कि आपको दो क्वेश्चन डेली, हर एक लेक्चर में दो क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका आंसर क्या है। तो हमारा 40 मिनट का प्रयास करेंगे कि थ्योरी का लेक्चर हो, और उन 40 मिनट के बाद जो है हमारा 20 मिनट या जो है 30 मिनट जो है, ऐसे कर लो, 20 या 30 मिनट प्रैक्टिस होगा, और साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने बोला था कि अगर आप इंडिविजुअल हमारा एथिक्स करना चाहते हैं तो हमें 9555031427 में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे जो कोर्सेस हैं वो पैरेलल चल रहे हैं। मेंस का, हिस्ट्री ऑप्शनल का भी स्टार्ट किया, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है, ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रीलिम्स का, सीसेट का, ये सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जैसे हमने सिलेबस, ये सिलेबस पे देखिए, क्योंकि बिना सिलेबस के तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो हम सिलेबस के साथ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो, सिलेबस में हम देखेंगे कि सबसे पहले नीति शास्त्र, हमें जो है यही पढ़ना है कि नीति शास्त्र, यही सिलेबस का पहला खंड है। पहले तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का जो सार तत्व है और इसके निर्धारक परिणाम, और नीति शास्त्र के आयाम और निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं और सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा और मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। हमें जो है इस खंड को समझना है, इसे पढ़ना है। यहां पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि भाई नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध यानी ह्यूमन इंटरफेस, मानवीय सह संबंध, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या है, इंट्रोडक्शन, ऐसी फ्रेमवर्क बना देते हैं कि क्या क्या हम क्लासेस में आज की करेंगे। नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र और उसकी बहुआयामी जो है स्वरूप, नीति शास्त्र और और उसका बहुआयामी, बहुआयामी नीति शास्त्र और उसका बहुआयामी क्या है भाई, उसका बहुआयामी स्वरूप, बहुआयामी स्वरूप, और मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यू, मूल्य क्या है। आज की क्लास में प्रयास करेंगे इन तीनों को कंप्लीट करें, और साथ में दो क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन, ठीक है, ये हम डिस्कस करें। तो नीति शास्त्र को समझने के लिए
कि ये नीति शास्त्र होता क्या है, ये है क्या, उसके समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं, तभी आप इसको बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाएंगे। एक व्यक्ति है राम, और बचपन से ही राम को सच्चाई, ईमानदारी, बचपन से ही राम को सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया गया। पढ़ाया गया था। यानी एक व्यक्ति है राम, बचपन से ही उनको सच्चाई, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया गया था, और उसने जो है इसी रूप में उसको सीखा भी। वह जीवन में गलत राह पर ना चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। पर शायद जिंदगी इतनी भी नॉर्मल या इतनी आसान नहीं जितना कि उन्होंने कभी सोचा होगा कि हम एकदम नॉर्मल लाइफ काट लेंगे। अचानक से समय का जो है पासा बदलता है, और ऐसा दौर आता है कि जब उन्हें जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं, भूखमरी और गरीबी के अभाव के हालात में उनके सिद्धांत डिगने लगे हैं। अपनी इन्हीं परिस्थितियों से वो बहुत निराश है, बहुत हताश है। गौरव एक दिन बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, और एक पैसों से भरा हुआ बैग उनके किनारे में रखा हुआ है। बैग के बगल में एक व्यक्ति बैठा है, और वो जो है बैग उनका छूट जाता है और वो बस में चढ़ जाते हैं। अब राम यहां पर बहुत ऊहापोह, बहुत डिलेमा की स्थिति में है, बहुत द्वंद्व की स्थिति में, कि भाई ये मैं पैसों भरा बैग है, मैं क्या करूं कि इसको रख करके अपनी स्थिति को सुधारूं, या मैंने जो सीखा है, जो मूल्य बचपन में ईमानदारी, सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उसका पालन करते हुए उस व्यक्ति को बैग क्या कर दूं, वापस कर दूं। एक तरफ उसकी सच्चाई उसको बैग लौटाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मजबूरी, उसकी हालात उसको पैसे रखने के लिए उसको एक लालच दे रही है। तो ये गौरव की कहानी मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि ये कहानी आपके साथ भी डेली नित्य दिन जो है, ये कहानी नित्य प्रतिदिन जो है, हम गौरव की तरह जो है ये कहानी देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमारे साथ ये कहानी घट रही होती है। अपने जीवन में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, इसके द्वंद में हम जो है फंसे रहे होते हैं। संभवतः जो किसी व्यक्ति के लिए उचित है वह दूसरे के लिए अनुचित हो सकता है। पॉसिबल है कि जो मेरे लिए उचित है वो आपके लिए अनुचित हो। किसी समाज के मूल्य और धारणाएं किसी व्यक्ति की इच्छा और धारणा से विपरीत हो सकती हैं। किसी राष्ट्र के मूल्य और नियम दूसरे राष्ट्र के मूल्य और नियमों से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये संभावना तो है, पॉसिबिलिटी है। अब भाई नियम जो है, ये नियम कानून किसी के जीवन में एक सामंजस्य बनाए रखते हैं, और अगर नियम ना हो तो वो जो है सामंजस्य जो है, समन्वय है, वो दिख सकता है, वो जो है एक डिसबैलेंस हो जाएगा। यानी इसको और आसानी से समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, भाई कुछ ऐसे द्वंद्व पर विचार करते हैं जो उचित, मतलब अगर इस कहानी को समझना है कि भाई राम के सामने एक द्वंद्व है कि वो पैसे का भरा हुआ बैग लौटाए या ना लौटाए, ये डिलेमा है, ये द्वंद्व है। तो इस मतलब और कुछ हम द्वंद्व को देख लेते हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए कि क्या उचित है, अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। अब देखो, हमने सबने सुना है कि भाई चोरी करना पाप है, लेकिन यदि यह चोरी भूख से मर रहे अपने बच्चे को बचाने के लिए हो, तो क्या आप ये चोरी करोगे?
चोरी करना तो पाप है, ये हमने सीखा है, बचपन से सीखा है चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका बच्चा भूख से तड़प के मर रहा है और फिर भी आप जो है चोरी नहीं करेंगे अगर उसके खाने के लिए चोरी करनी हो। मनुष्य हमें सिखाया गया है, हम गांधी के देश से सिखाया गया है कि भाई मनुष्य को सदैव सदा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना अनिवार्य है और हर कीमत पर उसे अपने सत्य वचन पे टिके रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई आतंकवादी किसी साइंटिस्ट से जैविक हथियार बनाने की या परमाणु हथियार बनाने की विधि पूछे, तो क्या तब भी उस व्यक्ति को वो हथियार की बनाने की विधि बता देना चाहिए? क्या उसे सच्चाई का यहां पर पालन करना चाहिए? क्योंकि आतंकवादी के हाथ में लगने वाले हथियार वो जो मानवता के लिए खतरा है। हमने सबने सीखा कि भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा के मार्ग पर चलना पाप है। लेकिन यदि हिंसा देश की सीमा पर खड़े सैनिकों द्वारा शत्रु देश के आतंकवादी या फिर जो है सैनिकों पर हो, ये मान लो हिंसा, उनको उनको मारना है, क्यों? क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। तो क्या उचित है? ये द्वंद्व है, ये डिलेमा है। आगे की आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे इन सभी का आंसर आपको आसानी से मिल सकेगा। आप समझ सकेंगे कि नहीं, वाकई में जो है हमें जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय जो मूल्य हैं, उन मूल्य को आधार बनाते हुए हमें कैसे निर्णय लेने हैं। ऐसे बहुत सारे जो है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यक्तिगत, सामाजिक स्तर पर जो है बहुत मामले होते हैं जो कि उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ, ये जो द्वंद्व है, ये मतलब नैतिक द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने इन मुद्दों पर जो है किसी ना किसी पर विचार किया है और हम जो है इसके समाधान के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर किसी न किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचे होंगे, कोई ना कोई सलूशन भी निकाला होगा। तो एक बात जो सब में सामान्य है, कॉमन है, वो क्या है कि इन द्वंद्वों के समाधान में जब भी कोई व्यक्ति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है, ध्यान से सुनना, ये जो द्वंद्व है, इनके समाधान करने के लिए, इनका सलूशन ढूंढने के लिए, द्वंद्वों के समाधान में जब भी कोई व्यक्ति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब वह निष्कर्ष किसी न किसी मानदंड पर आधारित होता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा द्वंद्व के समाधान को लेकर के, निष्कर्ष पर पहुंचेगा समाधान को लेकर, तो ये जो निष्कर्ष है वो किसी न किसी मानदंड पर, ध्यान से सुनना प्लीज, किसी न किसी मानदंड पर क्या होता है भाई, आधारित होता है। तो क्या हमने कभी ये सोचने का प्रयास किया कि ये जो मानदंड है ये हमारे जीवन में आते कहां से हैं? यदि आप इस बात पर विचार करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मानदंड जो है हमने किसी न किसी रूप में अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने शिक्षकों से, अपने स्कूल से, आसपास के परिवेश से सीखा है। और वास्तव में ये दंड मानदंड जो है, वैल्यूज, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, इनके द्वंद्व समाधान में मूल्यांकन का आधार प्रदान करते हैं, नैतिकता के तौर पे जाने जाते हैं। और नैतिकता का अध्ययन करने वाले शास्त्र को नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। मतलब नैतिकता का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, इसको नीति शास्त्र के नाम से क्या करते हैं हम, नीति शास्त्र के नाम से जानते हैं। यहां पर आपने एक चीज देखी जो सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि भाई एथिक्स है क्या? एक क्वेश्चन तो यहां पर जो है ये भी तो आ जाता है कि भाई जो एथिक्स है वो क्या है? तो यहां पर देखें कि एथिक्स, नीति शास्त्र क्या है, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा इसको समराइज किया। नीति शास्त्र क्या है?
नीति शास्त्र को अगर देखना है, समझना है, तो यहां पर जो है सबसे जरूरी बात कि भाई नीति शास्त्र अपने सरलतम रूप में, नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है। अपने सरलतम रूप में, अपने सरलतम रूप में नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की, नैतिक सिद्धांतों की, नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है। नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली। नीति शास्त्र जो है यह है क्या करना सही है या सही होगा, यानी उचित अनुचित, सही गलत, इसका एक अन्वेषणात्मक अध्ययन करती है। इसको शॉर्ट करने के लिए, एक उचित मार्ग प्रदान करने के लिए एक अन्वेषणात्मक अध्ययन। ये इस बात को भी प्रभावित करता है कि लोग निर्णय कैसे लेते हैं, अपना जीवन कैसे जीते हैं। देखो ये जो शब्द आप नीति शास्त्र, ये शब्द जो है एथिक्स, ये एथिक्स, नीति शास्त्र, ये दरअसल ग्रीक शब्द है। ये क्या है? ग्रीक शब्द है। और ये जो एथिक्स है, ये किससे निकला है? ये जो है एथिकोज से निकला है। एथिकोज से निकला है। इस एथिकोज का मतलब होता है, जिसका अर्थ है परंपरा, आदत, चरित्र। परंपरा, आदत, परंपरा, आदत, चरित्र या स्वभाव हो सकता है। स्वभाव हो सकता है। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही और गलत, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो नीति शास्त्र है, वो नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है, जो सही गलत, उचित अनुचित, पुण्य पाप, अच्छा बुरा, ये बार बार चला जाता है पेज, तो इसके बीच अंतर करने में हमारी मदद करता है। नीति शास्त्र को मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश कहा जा सकता है। ये नीति शास्त्र है, आप कैसे कह सकते हो कि ये मानव आचरण के लिए ये क्या है? मार्गदर्शक प्रकाश है। मार्गदर्शक प्रकाश। नैतिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण मानव व्यवहार और कार्यों में परिवर्तन मानवीय समाज के निर्माण में हमारी सहायता करता है, जहां सभी शांति
और समरसता के साथ रह सकते हैं। तो नीति शास्त्र को मैं ये मानता हूं कि आप जो है इसको थोड़ा सा क्या है समझ गए। अब ये बताओ कि इस जीवन में अच्छा क्या है और क्या बुरा है। क्या जो आपके लिए अच्छा है वह दूसरों के लिए भी अच्छा है। इस द्वंद के समाधान में आप पाएंगे कि वही अच्छा है जो आपके वास्ते अच्छा होने के साथ साथ दूसरे के वास्ते भी अच्छा है। क्या ऐसा आपको लगता है? जरा स्वयं इस पर थोड़ा सा फोकस करो कि जो दूसरों के लिए अच्छा है वही आपके लिए। अगर ये देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है ना, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन तो ठीक है, ये भाई आप देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा का तैयारी कर रहे हो, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, मेहनत का कोई जो है विकल्प नहीं है। लेकिन ये आपको एक जीवन जीना सिखा देगा, निर्णय लेना सिखा देगा, जीवन में बैलेंस रहना सिखा देगा, विपरीत परिस्थितियों में सहन जो है सहना सिखा देगा, आपको दरअसल जो है एक मानव बना देगा। ठीक है, अब देखो यहां रीति रिवाज या सामाजिक परंपराओं को समझना आवश्यक हो गया है। जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक परंपरा है, क्योंकि सामाजिक परंपराओं को समझना इसलिए आवश्यक हो गया है। ये प्रश्न ये उठता है कि रीति रिवाज सामाजिक परंपरा का निर्माण कैसे होता है। ये पहलू जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन के साथ ही किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है। और जब से मनुष्य ने परस्पर सहयोग के साथ रहना जो है, एक साथ रहना प्रारंभ किया और परस्पर एक दूसरे के साथ रहकर समस्याओं का समाधान खोजने लगा, तभी से उसे कुछ ऐसे नियमों की जरूरत पड़ी जो उसकी और दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्यों और स्वार्थों में होने वाले संघर्ष को कम कर सके या फिर समाप्त कर सके, जिनका पालन करके वह दूसरों के साथ कालांतर में इन्हीं नियमों ने सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों का जो है रूप ग्रहण कर लिया। और यही रीति रिवाज ने एक शास्त्र या विज्ञान का रूप ग्रहण कर लिया। इसी को हम नीति शास्त्र कह देते हैं। क्या है? इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। परंतु आज हम जिस नीति शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं वह रीति रिवाज सामाजिक परंपरा से भिन्न है, क्योंकि रीति रिवाज आज जो है समाज में दृढ़ तौर से स्थापित हो चुके हैं। साथ ही व्यक्ति, समाज, शासन और राष्ट्र के आचरण और ऐच्छिक क्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित तौर से संचालित करते हुए उचित और अनुचित, शुभ अशुभ के निर्णय के लिए जो है मानदंड प्रस्तुत करते हैं, वैल्यूज प्रस्तुत करते हैं। तो इसको और हम आगे अगर एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो कह सकते हैं जो एथिक्स है इसका संबंध ऐच्छिक क्रिया या आचरण से ही है। मतलब जो नीति शास्त्र है, जो एथिक्स है, ये ऐच्छिक क्रिया, वॉलंटरी या आचरण से है। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं आचरण कही जाती हैं। प्लीज फोकस दिस पॉइंट। मनुष्य की सारी वो क्रियाएं आचरण कही जाती हैं जिन्हें किसी संकल्प या इच्छा से किया गया हो। और ऐसे आचरण का मूल्यांकन जो है वो दो आधारों पे किया जा सकता है। पहला कि भाई मनुष्य का आचरण कैसा होता है, अर्थात कि कैसे हम कोई काम करते हैं। और दूसरा ये कि दूसरा पहलू ये है कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, हमारा कौन सा आचरण ठीक है, उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा ठीक नहीं है। तो इस नीति शास्त्र का संबंध जो है आचरण के इसी औचित्य और अनौचित्य से जो है संबंधित है। इसे परखने के कुछ नियम और मानदंड होते हैं जिसका निर्धारण नीति शास्त्र के जो है तहत ही होता है।
तो नीति शास्त्र का जो लक्ष्य है वो जीवन के वास्तविक आदर्श आचरण के नियमों और मानदंडों को स्थापित करना है। मैंने इसी वजह से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर मैंने कोशिश करता हूं कि सारी चीजें आपको जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दूं, क्योंकि अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो फिर आप जो है एक उहापोह की स्थिति में नहीं रहे। तो आप किसी को भी कि आपको कोई पूछे कि भाई 2 लाइन में बताओ, चलो 3 नंबर का बताओ, जैसे कि यूपीएससी 2013 यानी 2013 चेक कीजिएगा, क्योंकि लॉन्च ही पहले मतलब जो ये दरअसल जोड़ता ही 2013 में भी है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा 15 अंक का था और उसमें से जो है छोटे छोटे मतलब कमेंट करना था, टिप्पणी करनी थी 3-3 अंक में। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो है एथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नीति शास्त्र वो नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही गलत, उचित अनुचित या पुण्य पाप या अच्छा बुरा, इसको निर्धारित करने में, ऐसे आचरण करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ये मानव आचरण के लिए एक जो है मार्गदर्शक प्रकाश है। ये औचित्य अनौचित्य से है नीति शास्त्र का संबंध। इसे परखने के लिए कुछ नियम मानदंड होते हैं और इनका निर्धारण नीति शास्त्र के अंतर्गत होता है। तो जीवन के वास्तविक आदर्श आचरण के जो नियम और मानदंड को स्थापित करना ही इसका लक्ष्य है। अब देखो कई बार जो है, एक बार चुके, कई बार क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, कोई पढ़ रहे होते हैं, तो कोई समाजशास्त्री, कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, उनकी बातों को हम क्या करते हैं कि अपने उस आंसर को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुदृढ़ प्रदान करने के लिए कोट करते हैं। तो जैसे विलियम लिली कहते हैं, विलियम लिली के अनुसार, अभी तो देखो हम एथिक्स जो है इसका पेपर का मतलब ही समझ रहे हैं। अभी जो है हम मानवीय जो, जैसे हमारा जो पहला सब हेडिंग था, देखो यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया था कि भाई नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, तो इस पे हम बहुत डिटेल में जो है 2 क्लासेस 3 क्लासेस होंगी। तो अभी हम सिर्फ नीति शास्त्र समझ रहे हैं, जो मानवीय सहसंबंध उसे हम जो है अभी देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है, नीति शास्त्र उन मानकों, उन मूलदंडों, उन मानकों, उन स्टैंडर्ड्स, उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है, व्याख्या प्रस्तुत करता है, व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के, जिनसे हम व्यक्ति के कर्मों के, हम व्यक्ति के कर्मों के, व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित, अथवा अनुचित, अनुचित होने का निर्णय देते हैं, निर्णय देते हैं, निर्णय देते हैं। वो इन्वर्टेड कामा बंद। तो विलियम लिली कह रहे हैं इसके, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आप अपना, मान लो कि उसने पूछा कि कमेंट, आप नीति शास्त्र क्या है, आपने एक सिंपल उस पर बता दिया नीति शास्त्र क्या है। फिर इसके बाद आपने कुछ जो जैसे कि मान लो कि जो महान व्यक्ति हैं, समाजशास्त्री हैं, फिलोसोफर हैं, उनकी बातों को आप कोट कर देते हो, तो आपका आंसर और बेहतर और एक समृद्ध आंसर दिखता है। दूसरा है मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी के अनुसार
मैकेंजी के अनुसार व्यवहार में जो सत्य या शुभ है उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। व्यवहार में जो शुभ है या सत्य है, जो सत्य है या शुभ है, शुभ है, उसी का अध्ययन, उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है, उसी का अध्ययन नीति शास्त्र है। समझे आप? तो ये जो है आपने नीति शास्त्र को, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, बेहतर ढंग से समझ गए। तो अनेक परंपरा और रीति रिवाज इस समाज को अनुशासित और मर्यादित रखने के लिए ये एक व्यवस्था है। नीति शास्त्र के माध्यम से आप अनुशासित रहते हो, मर्यादित रहते हो। तो क्या ये जो परंपरा, जो रीति रिवाज है, इनका अनैतिक परिणाम भी हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि भाई जो बहुत सारी जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, इस समाज को अनुशासित और मर्यादित रखने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या बताओ कि ये जो परंपरा, ये जो रीति रिवाज है, ये अनैतिक परिणाम भी दे सकती है। जैसे कि भाई पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके, पत्नी तो बोलती है कि साथ मतलब पति ही परमेश्वर है, तो पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके प्रताड़ना झेलती रहती है, पिटती रहती है, मार खाती रहती है। तो क्या जो ये रीति रिवाज, इनका जो परिणाम उलट हो सकता है, अनैतिक हो सकता है? अरे आपने पेट्रियार्की में देखा, पेट्रियार्की जो है, पितृसत्ता में लोग जो है मतलब देखे ही है कि जो मेल सेक्स है, मेल जेंडर है, तो उसी की सत्ता है। संपत्ति और उत्तराधिकार भी जो है पारंपरिक तौर से उसी का है। और एक व्यवस्था बनाई है समाज ने कि भाई जो है हिंदुइज्म में जैसे पति को मतलब परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, कि पत्नी के लिए वो परमेश्वर है, भगवान का दर्जा दिया गया है। तो क्या पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके, आपने देखा होगा कि खूब पिटती रहती है, वो खूब प्रताड़ना झेलती रहती है, तो क्या ये उचित है? आपके रीति रिवाज जो मैंने अभी आपको बताया, कि जैसे विलियम मैकेंजी भी कहते हैं यही बात, कि व्यवहार में जो सत्य, जो शुभ है, जो रीति रिवाज है दरअसल, ठीक है, उन्हीं का एक जो है अगर हम नीति शास्त्र को उससे हम जोड़ के देखते हैं कि उचित रीति रिवाज ही नीति शास्त्र है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई जो बहुत सारी परंपरा, जो रीति रिवाज है, जो समाज को मर्यादित रखता है, जो अनुशासित रखता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यही परंपरा जो है हमारे लिए उलट परिणाम दे दे, अनैतिक परिणाम दे दे? दूसरा उदाहरण ले लो कि पुत्र और पुत्री माता पिता के जीवन के सुख का साधन होते हैं, और क्या वे उनके जीवन का साधन नहीं बन सकते? मतलब कि क्या वे जो उनके जीवन का जो है साध्य, वो नहीं बन सकते? क्योंकि साधन दासता और शोषण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र हमें हमारे सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन देता है। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये निर्देशन किस प्रकार संभव होता है, कैसे होता है? प्रतिदिन हम किसी न किसी नैतिकता से निर्देशित होते रहते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या है? जैसे कि बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव ईमानदार होना चाहिए,
और ये नैतिक निर्देश जो है हमारे जीवन को किस प्रकार से संचालित करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जो है गांधी जी के जीवन से मिलता है। और एथिक्स के पेपर में ऐसे एग्जाम्पल देना, महान व्यक्तियों के कोटेशन कोट करना बहुत मैटर करता है। ये आपको देखो, मैंने बताया कि ये भी समझो पर्सनैलिटी टेस्ट है, बस लिखवा के ले रहा है। ये भी आपके व्यक्तित्व की ही परीक्षा है। आप क्या सोचते हैं, कितने इथिकल हैं, कितने ईमानदार हैं, क्या कोई मानवीय संवेदना बची भी है, ये सब चेक किया जा रहा है। आपके मूल्य क्या है, आपकी परंपराओं आपकी क्या परंपरा जो फॉलो करते हैं उचित है अनुचित है। कल के दिन एज अ कलेक्टर आप उन परंपराओं को अगर फॉलो करते हैं जिनसे आप होके गुजरे हैं, वो बेशक समाज के लिए अनुचित हो, ठीक है, तो क्या न्याय कर पाएंगे। जैसे बाल विवाह, आपने देखा कि हमारी समाज में जो है बाल विवाह ये बहुत पहले से प्रचलित रही है, लेकिन बाल विवाह आप मान लो कि आपकी शादी या फिर आप जिस एरिया से आते हैं बाल विवाह है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और जिस समाज में आप पले पले बढ़े हैं वो समाज जो है बाल विवाह को खूब बढ़ावा देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप, क्योंकि आप जो है यूपीएससी का तैयारी तो 2 साल से किए और पास कर गए, लेकिन जिस समाज से आए हैं वो 25 साल से उस समाज में रह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है जो अनइथिकल, जो अनैतिक है। मैंने अभी क्या बताया कि किसी व्यक्ति के लिए वो नैतिक हो सकता है, किसी एक के लिए अनैतिक हो सकता है, तो हम कैसे बोलें कि कोई चीज नैतिक है कैसी अनैतिक है। तो एक बृहद परिदृश्य में वो चीज जो है क्या वाकई में उचित है या अनुचित है, उससे डिसाइड होगा कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो महात्मा गांधी की एक घटना में आपको जो है घटना, महात्मा गांधी का जो है सत्य का अनुसरण और जो सत्य के प्रयोग के साथ उनने, गांधी सत्य के साथ प्रयोग नामक एक उनकी अपनी खुद की एक किताब है, आत्मकथा में लिखते हैं कि वे बचपन से ही हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं, जो सत्य का, आपने देखा होगा कि जो हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि दानी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। आप आज बोलते हैं ना कि चलो चलो ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, है ना, तुम हमें ये नहीं दे सकते, बहुत हरिश्चंद्र मत बनो, इतना ना दो, रहन दो। अब भाई बहनों को बोल देते होंगे कि जब आपको पैसा वैसा देते होंगे कि चलो ठीक है रहन दो, इतना दानी मत बनो, है ना। या फिर आपकी बीवी या फिर जो है आपका बच्चा या बीवी या फिर जो आपके हस्बैंड बोलते होंगे कि आप सामान मत देना, नहीं आप ज़्यादा दानी मत बनो, नहीं फिर सोच लेना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो गांधी जी अपनी आत्मकथा में वे बचपन से कहते हैं कि मैं भाई हरिश्चंद्र के नाटक, श्रवण कुमार की जो मातृ पितृ भक्ति की कथाओं को सुना करते थे, और उनके मानस पटल पर इन कथाओं और नैतिक शिक्षाओं का बहुत बड़ा प्रभाव था। जब वो 14-15 वर्ष की अवस्था में बुरी कुसंगति में फंस करके उन्होंने चोरी करी, तो उससे उनका मन जो है वो व्याकुल हो उठा, और अपने पिता के समक्ष वो जो है पत्र लिख करके अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा कि जीवन में मैं कभी भी ऐसी असत्य की राय पर नहीं चलूंगा। तो क्या आपने जीवन के कभी जो द्वंद्व में पड़ करके किसी मानदंड का सहारा मूल्यांकन के लिए लिया है? यह सार्वभौमिक मानदंड क्या है, मतलब मूल्य क्या होते हैं? क्या सार्वभौमिकता की परिभाषा संदर्भ के अनुसार बदलती है? ये क्वेश्चंस हैं, जरा इन्हें, ये क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम, मतलब क्वेश्चन का मतलब कि ये फ्रेम में अपने दिमाग में बिठाओगे तो इनके आंसर आपको ढूंढना आसान हो जाए। क्या आपने ऐसा पाया कि कुछ पारंपरिक सामाजिक मानदंड जहां समाज के एक वर्ग के लिए हितकारी है और वहीं अन्य समाज के लिए, जैसे मैंने बताया, कि वो अहितकारी हो? क्या आपको नहीं लगता है कि समाज परिवर्तित समय के अनुसार अपने मानदंडों को निर्धारण स्वयं करता है? यहां आप देखोगे कि एक सबसे जो एथिक्स को लेकर के डिलेमा की स्थिति में होते हैं, मतलब कोई निर्णय को लेकर के, तो हमारा सहारा यही बनता है नीति शास्त्र।
समझे? चलिए, एक चीज थोड़ा सा इसको जो है, जितना मैंने आपको बताया, इसे थोड़ा मैं समराइज कर देता हूं, ठीक है? जब समराइज कर देता हूं तो फिर जो है, और फिर आगे हम मानवीय मूल्य और फिर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? देखो बेटा, मैंने बहुत सारा नीति के बारे में, नीति शास्त्र क्या है, मैंने अलग अलग, लेकिन एक समराइज कर देखो भाई, नीति शास्त्र उचित और अनुचित का मूल्य निर्णय कराने वाले मानकों और नियमों का एक समुच्चय है, जिनसे किसी व्यक्ति के आचरण को निर्देशित किया जाता है। और कोई व्यक्ति जिन मानकों पर ऐसे मूल्य का निर्णय करता है, वे नैतिक सिद्धांत होते हैं। और यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विचारों की नीति शास्त्र में इन्हीं नैतिक सिद्धांतों से निर्देशित किया जाता है। और नीति शास्त्र नैतिक दर्शन या नैतिक सिद्धांतों पर आधारित वो संकल्पना है जो ना केवल किसी व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करती है, बल्कि उसे उचित अनुचित, सही गलत इसका निर्णय लेने के योग्य भी बनाती है। नीति शास्त्र में शामिल इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है। जहां अधिकांश सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सभी आप देखोगे ये विवरणात्मक प्रकृति वाले होते हैं, और वहीं जो नीति शास्त्र है ये निर्देशात्मक या जो है नियामकीय यानी नॉर्मेटिक्स प्रकृति वाला होता है। इन नॉर्मेटिक्स सामाजिक विज्ञान है, ठीक है? तो नीति शास्त्र का अब देखिए कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा था कि भाई इसका सार क्या है ना? कि नीति शास्त्र का जो है, आपने ये नीति शास्त्र क्या है ये समझा। ये देखते हैं कि मानव के साथ जो सहसंबंध और सार। देखो भाई, सार का अर्थ है कि किसी संकल्पना या वस्तु या विचार की मौलिक प्रकृति है, और इसी मौलिक पद्धति के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो नीति शास्त्र का सार नैतिक मूल्य है, क्योंकि इन्हीं नैतिक मूल्यों या सिद्धांतों द्वारा उन मानकों या नियमों का निर्धारण होता है जो किसी व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करता है। तो अपने नीति शास्त्र का सार समझ लिया भैया। अब देखो कि भाई नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, यानी नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। देखो भाई, मानवीय सहसंबंध वस्तु, व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की संकल्पना है। दोबारा सुनिएगा, मानवीय सहसंबंध, ह्यूमन इंटरफेस, व्यक्ति या समाज के बीच एक व्यक्ति, यहां पर देखो लिख देता हूं, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। भाई, मानवीय सहसंबंध वस्तु, व्यक्ति, समाज के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की संकल्पना है जो मूल मानकों के द्वारा निर्देशित होती है। तो मानवीय सहसंबंध, सहसंबंध क्या है भाई? व्यक्ति और समाज के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की संकल्पना है, होने वाली अंतः क्रियाओं, अंतः क्रियाओं की संकल्पना है जो मूल्यों और मानकों द्वारा निर्देशित होती है। इसके भाई मूल्यों और मानकों द्वारा निर्देशित होती है। निर्देशित होती है, ठीक है? तो मानवीय सहसंबंध समझे आप। अब नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंधों का अध्ययन करने के लिए यह देखा जाना अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति का समाज में आचरण किस प्रकार का है, उसके चरित्र के निर्णय के लिए समाज के किस प्रकार के मूल्य उसे प्राप्त हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई व्यक्ति और समाज के बीच जो आचरण है
जो मूल्यों के मतलब जो आचरण है वो मूल्यों के आधार पर होने वाली जो अंतः क्रियाओं पर भी अंतर क्रियाओं को भी मानवीय से संबंध आप जो है कह सकते हो। तो ये तो भाई क्या हो गए, ये इथिक्स आप देख लिया और मानवीय सह संबंध देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए कि भाई मानव मूल्य क्या है। मानव मूल्य, मानव मानव मूल्य में जिस शब्द को समझने की जरूरत है वो है मूल्य। और सामान्य शब्दों में आप कह सकते हो कि जिसका जितना महत्व उसका उतना मूल्य। आपने सुना होगा, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जिसका जितना महत्व उसका उतना मूल्य, यही होता है ना, उसका उतना मूल्य। कैसे? सोने का महत्व कितना है? सोने का महत्व, गोल्ड ज्यादा, तो क्या है भाई, मूल्य ज्यादा, मूल्य ज्यादा। तो जिस भी जितना, आप ये समझो कि जिस भी चीज का जितना महत्व होगा उसका मूल्य भी क्या होगा, ज्यादा। इसके साथ साथ एक मिनट के लिए अब इसको, इस वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। दरअसल मेरे पिताजी का फोन आ गया था और मैं जो है उनसे थोड़ा सा बात करने लगा तो वीडियो ब्रेक कर दिया था, फिर जोड़ेंगे। हाँ, मानव मूल्य। देखो मानव मूल्य मैंने बताया कि जिस शब्द को मतलब इस शब्द को समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि जिसका जितना महत्व उसका उतना मूल्य। सोने का बहुत ज्यादा महत्व, उसका उतना ज्यादा मूल्य। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। देखो भाई, मूल्य की व्याख्या जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी मांग होगी उसका उतना मूल्य होता है। नीति शास्त्र में जो अनुचित है वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई महत्ता ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। सौंदर्य शास्त्र में अगर हम बात करें तो जो सौंदर्य शास्त्र है, जो जितना सुंदर है वो उतना मूल्यवान है। तो मूल्यों का अर्थ सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है जिन्हें उपलब्ध करने के लिए नैतिक नियम बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि भाई शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, ये प्रसिद्ध मूल्य हैं और मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव और श्रेष्ठ बनाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो मूल्यों को साकार करने के लिए सामाजिक मानक, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं ये निर्मित होती है। उदाहरण के लिए जो है बड़ों का आदर करना, ये भी एक मूल्य है और इसकी अभिव्यक्ति के लिए बड़ों के पैर छूना, ये सामाजिक नियम बनाए गए। आप बड़ों के पैर छूते हो। विवाह संस्था भी एक रीति है और इसका उद्देश्य भाई मनुष्यों की यौन और जो है पारिवारिक जो है आवश्यकताओं को शांतिपूर्ण तरीके से जो है संतुष्ट करना है, तभी तो हम शादी करते हैं। तो ये भाई आप ऐसे कह सकते हो कि मूल्य जो है, मूल्यों को साकार करने के लिए सामाजिक मानक, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं ये निर्मित होती है। मूल्यों की अगर विशेषताओं की बात करें, मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों की विशेषताएं भाई नैतिक मूल्यों का विकास क्रम ही उन्हीं जो नैतिक मूल्यों का जो विकास क्रम ही
उनकी विशेषताएं तय करता है। कोई भी मूल्य प्रारंभ में एक व्यक्तिगत आदत, इंडिविजुअल हैबिट होती है, जो कि उचित प्रतीत होने के कारण वो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एक सोशल बिहेवियर बन जाता है। दोबारा सुनेगा, मैंने कहा कि भाई नैतिक मूल्यों का विकास क्रम ही जो है उनकी विशेषताएं तय करता है, उनका जो डेवलपमेंट है वही उनकी विशेषता तय करता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मूल्य है, स्टार्टिंग में वो इंडिविजुअल हैबिट होता है। कोई व्यक्ति अच्छा इंडिविजुअल हैबिट होती है, यानी व्यक्तिगत आदत आदत होती है, और जब वो उचित ठीक लगने लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे लोग जो सोशल बिहेवियर बना लेते हैं। और जो ये सामाजिक व्यवहार कुछ प्रतिमानों के साथ मजबूती से स्थापित होता है, तो एक परंपरा, ट्रेडिशन विकसित होती है, और कुछ समय बाद समाज की अपेक्षाकृत मजबूत प्रथा एक कस्टम बन जाती है। ऐसे समझो, नहीं इसे समझ नहीं पाओगे आप। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर जो है मूल्यों की विशेषताओं की, कि भाई इसका जो विकास क्रम है, जो मूल्यों का विकास क्रम है, ये उनका, उनकी जो मतलब मूल्यों की विशेषता ही, जो विकास क्रम ही उनकी विशेषता तय करता है। तो सबसे पहले कि कोई मूल्य जो है व्यक्तिगत होगा, कोई भी मूल्य जो है इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल हैबिट होगी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैबिट होगी। इंडिविजुअल हैबिट के बाद जब वो बहुत सही है, तो फिर वो जो है सोशल बिहेवियर, मतलब कि अगर ये उचित है, ठीक है, तो सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो है व्यवहार बनेगी। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, एक मिनट, तो ये सामाजिक व्यवहार बन जाएगी। और जब ये सामाजिक जो व्यवहार है कुछ प्रतिमानों के साथ, इसमें से कुछ नॉर्म्स के साथ, कुछ प्रतिमानों के साथ तो कुछ जो है प्रतिमानों के साथ ये अगर जो है मजबूती के साथ स्थापित होता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये ट्रेडिशन में विकसित हो जाएगी, परंपरा, ट्रेडिशन, परंपरा बन जाएगी। अरे यार पेज का बड़ा, ठीक है। और कुछ समय बाद जो है समाज की अपेक्षाकृत मजबूत प्रथा, ये जो मजबूत प्रथा, यही जो ट्रेडिशन, मजबूत प्रथा एक कस्टम बन जाएगी, कस्टम बन जाएगी। कस्टम क्या है, कस्टम बन जाती है। इसको एक उदाहरण से समझो तो आप आसानी से समझ पाओ। इसको हम करते हैं पहले, देखो भैया, उदाहरण समझो जरा, उदाहरण के लिए कि भाई सती प्रथा, इस प्रथा का अनुपालन जब उग्रता और दृढ़ता से किया जाता है, तो ये प्रथा लोक रीति यानी जो है मोर कहलाती है। क्या कहलाती है, लोक रीति, मोर कहलाती है। जैसे पशु बलि है, जो है पशुओं को जो मारना, मतलब बलि देना, किसी मूल्य के विकास का अगला चरण ही उसका जो है संस्थागत स्वरूप यानी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है, जैसे विवाह, संस्था। तो ये चीजें देखो, थोड़ा सा मैं इसकी विशेषताओं, जो है मूल्यों की विशेषताओं की बात करें, मूल्यों की विशेषताओं में, तो जो मूल्यों की विशेषताएं हैं, देखो मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं। जिस प्रकार किसी आदर्श को जो है कभी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यूटोपिया होता है, आदर्श है, तो उसे पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये उसी तरीके से होते हैं, उसी प्रकार। अब उसी प्रकार जो है मूल्य, नैतिक मूल्यों की समाज में जो पूर्ण स्थापना नहीं की जा सकती है,
जो नैतिक मूल्य है समाज में पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो सकते, पूर्ण स्थापना नहीं की जा सकती। तो उस आदर्श की तरफ पहुंचने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जैसे न्याय पूरी, अगर आप कहो कि न्याय 100% स्थापित हो जाए, बहुत मुश्किल की बात है। समानता 100% स्थापित हो जाए, बहुत मुश्किल की बात है। स्वतंत्रता, ये एक ऐसे मूल्य हैं, लेकिन हाँ ये एक आदर्श तो है, लेकिन इनको प्राप्त करने के प्रयास होने चाहिए और ईमानदारी के साथ प्रयास होने चाहिए। मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं, ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया जो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहलाती है। ये मूल्य आप सीखते हो वही सोशलाइजेशन है। जैसे बड़ों के पैर, मतलब पैर छू करके उन्हें सम्मान देने का एक मूल्य है, तो हम ये सीखते हैं ना, हमारे जो है दादा चाचा पापा सिखाते हैं ना। अब यदि मूल्य जो है आनुवांशिक होते हैं, तो ये मूल्य जो है विश्व के सभी समाजों में जो है पाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि भाई मूल्यों की जो स्थापना एक लंबे विकास क्रम के बाद जो है होती है, और ये सापेक्षता जो है स्थिर होती है। हम लिखते जाते हैं थोड़ा सा विशेषता में, है ना। जो मूल्यों की विशेषता में मूल्यों की विशेषता में आपने ये चीज देखा कि कैसे जो है कोई चीज इसमें विशेषता में देखे आपकी, जैसे कि इसको प्राप्त कैसे किया जाना चाहिए। मूल आदर्श के रूप में होते हैं, मूल्य जो है आदर्श के रूप में होते हैं, इनको प्राप्त करने का प्रयास होना चाहिए, आदर्श के रूप में होते हैं। ठीक है, मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं, मूल्य जो है भाई जन्मजात नहीं होते हैं, सीखे जाते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं। लिख लो थोड़ा सा, जन्मजात नहीं होते हैं, सीखे जाते हैं। क्या भाई, सीखे जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि बड़ों के पैर छूना। इसके साथ साथ आप जो है जो मूल्य हैं वो उनकी स्थापना लंबे विकास क्रम के बाद होती है। मूल्यों की जो स्थापना है, लेजिटिमेसी, स्थापना एक लंबे विकास क्रम के बाद, लंबे विकास क्रम के बाद, विकास क्रम के बाद होती है। साथ में मूल्यों में, और ये जो है लगभग स्थिर रहते हैं, मूल्यों में एक हायरार्की होती है, मूल्यों में एक सोपान क्रम होता है, मूल्यों में एक हायरार्की, एक सोपान क्रम होता है, एक सोपान क्रम, एक हायरार्की होती है। कुछ मूल्य बहुत उच्च स्तर के होते हैं, कुछ बहुत हाई लेवल के होते हैं, बहुत उच्च स्तर के होते हैं, और जिन्हें जो है मूल्यों को आदर्श रूप भी कहा जाता है, जो बहुत उच्च स्तर के होते हैं। जैसे कि आपने, जैसे कि आनंद, आनंद यानी आनंद को जो है आनंद हो गया, चलो ऐसे लिख लो इधर। एक मिनट अवरेज ही करना पड़ेगा ना। आनंद, शांति, क्या भाई, आनंद, शांति। ठीक है, तो और जो है मूल्यों, तो जो ये जैसे ये कुछ मूल्य हैं, इनका सोपानी एक हायरार्की होता है, सोपानी क्रम होता है। साथ में अगला पॉइंट है कि किसी समाज विशेष के संदर्भ में मूल्य सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ होते हैं। सापेक्षतया वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे कि हिंदू समाज में मृत्यु के बाद दाह संस्कार करना, ये एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है, तो वस्तुनिष्ठ हुए। इसके साथ साथ मूल्य जो है अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टच नहीं कर सकते। मूल्य जो है अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है भाई, मूल्य अब्स्ट्रैक्ट है, मूल्य अब्स्ट्रैक्ट है, टच नहीं कर सकते, अमूर्त होते हैं। इनके बारे में सोचा जा सकता है, इनके बारे में जो है सोचा जा सकता है, और विभिन्न जो नैतिक प्रतिमान जो है,
जो प्रतिमान होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूर्त होते हैं। प्रतिमान नॉर्म्स से वो मूर्त होते हैं। तो मूल्यों की विशेषता जो है आपने ये देख ली। देखो भाई मूल्यों का प्रकार भी है कि भाई मानवीय मूल्य को जो है हम सामान्यतया वो दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब जो है मानवीय मूल्यों को ऐसे कह सकते हैं कि जो मानवीय मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों को सामान्यतया आप दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो। एक होता है उद्देश्य की दृष्टि, उद्देश्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, और दूसरा होता है दृष्टिकोण की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से। मतलब इसका क्या हुआ, पहले ये देखो कि जो उद्देश्य की दृष्टि से, यानी इस दृष्टि से मानव मूल्य यानी साध्य और साधन दो उपवर्गों में विभाजित है। जो है उद्देश्य की दृष्टि से, तो जो मानव, इस दृष्टि से मानव मूल्य, मानव मूल्य, मानव मूल्य साध्य, मानव मूल्य साध्य और साधन, साधन, साध और साधन दो वर्गों में क्लासिफाइड है, दो वर्गों में क्लासिफाइड। तो अब ये पता होना चाहिए कि भाई साध्य क्या होते हैं, इसको एक मिनट इरेजर नहीं करना, हाईलाइट करना है कि भाई साध्य क्या होते हैं, साधन क्या होते हैं, साध्य क्या होते हैं और साधन। अगर हम बात करें साध्य की, तो ये वो मूल्य होते हैं, ये वो मूल्य होते हैं, ये वो मूल्य होते हैं जिन्हें हम सदैव पाना चाहते हैं, जिन्हें हम सदैव, सदैव पाना चाहते हैं, सदैव पाना चाहते हैं, सदैव पाना चाहते हैं। जैसे हम क्या सदैव पाना चाहते हैं, शांति, हमें हमेशा शांति चाहिए, शांति कोई लड़की का नाम नहीं। हमें संतोष, संतोष, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और ज्ञान। तो ये वैसे मूल्य हैं जिन्हें हम सदैव प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये साथ। साधन क्या है भाई, साधन वे मूल्य होते हैं जिनके माध्यम से, जरा समझना कि हम साध्य तक, साधन वे मूल्य हैं जिनके माध्यम से हम साध्य मूलों तक पहुंच सकते हैं। यानी ये वो मूल्य है, ये वो मूल्य है, मूल्य है या रास्ता है जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से हम जो है साध्य तक, ये माध्यम है, ठीक है ना, तो साध्य तक, साध्य तक पहुंच सकते हैं। साध्य जो है ये गोल है, गोल है, और ये जो साधन है ये मीडियम है, ये माध्यम है। ये क्या है भाई, ये माध्यम, ये उद्देश्य है, समझे। तो ये तो भाई उद्देश्य की दृष्टि से मानवीय मूल्य है। ये क्या है, उद्देश्य की दृष्टि से मानवीय मूल्य। अगर कोई आपसे कहे कि मानवीय मूल्य, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मानवीय मूल्य जो है दरअसल दो प्रकारों में हम बांट सकते हैं। एक होता है उद्देश्य की दृष्टि से और दूसरा होता है दृष्टिकोण की दृष्टि से।
उद्देश्य की दृष्टि से जो ये इस दृष्टि से जो मानव मूल्य है वो साध्य और साधन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो एक साध्य हो गया, एक साधन। तो भाई साध्य क्या है कि ये वैसे मूल्य हैं जिन्हें हम सदैव पाना चाहते हैं, जैसे शांति हो गया, हम हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, साध्य हमारा गोल होता है, गोल। शांति हो गया, संतोष हो गया, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, ज्ञान। तो साधन क्या होते हैं कि भाई साध्य को प्राप्त करने का जो माध्यम है वही साधन है। तो साधन माध्यम है, क्या है, माध्यम है। अब भाई जो साधन है तो हम इन्हीं के माध्यम से जो है साध्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमें ये जैसे उदाहरण के तौर पे साहस, साहस, धैर्य, धैर्य, ईमानदारी, ईमानदारी, विनम्रता, क्या है, विनम्रता। तो उत्तरदायित्व, ये सभी साधन है, उत्तरदायित्व। अब दृष्टिकोण की दृष्टि से देख लो जरा थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में। क्या भाई, दृष्टिकोण की दृष्टि से, दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर हम दृष्टिकोण की दृष्टि से मूल्यों की बात करें तो दृष्टिकोण की दृष्टि से मूल्यों को सकारात्मक और नकारात्मक दो वर्गों में क्लासिफाई किया जा सकता है। आपका दृष्टि देखना, तो मूल्यों को सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है कि सकारात्मक वैसे मूल्य होते हैं जिनके होने का महत्व दिया जाता है। ये वैसे मूल्य हैं जिनके होने को, इनको होने को महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जैसे कि भाई शांति, अहिंसा, शांति, अहिंसा, न्याय, ये चीज। उदाहरण के सॉरी नकारात्मक मूल्य मतलब ये वे मूल्य हैं जिनके ना होने को वांछनीय समझा जाता है। ये वे मूल्य हैं, ये वे मूल्य हैं जिनको ना होने का वांछनीय, जो है ना होने को वांछनीय समझा जाता है, समझा जाता है। जैसे हिंसा, विद्वेष, अन्याय, ओके। तो ये हो गया भैया जो है मूल्य। अब भाई मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, वो यहीं से हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि मूल्य कैसे विकसित होते हैं, परिवार की भूमिका क्या होती है, ये सारी चीज हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज की क्लास समाप्त नहीं होती है। मैंने आपसे कुछ बात कही थी कि डेली की क्लास में हम, डेली की क्लास के बाद हम क्या करेंगे कि दो क्वेश्चंस, पहले आपको आज तो मैं जो है इन क्वेश्चन को दे देता हूं और डेली हम उन क्वेश्चंस को लिख के आपको लाना है, सौंपना है, उनका मैं इवेल्युएशन करूंगा, एक मॉडल आंसर भी आपको दूंगा। ठीक है, तो हम पहले तो दो क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस कर देता हूं कि जो दो क्वेश्चन क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, डेली मैं अगेन बोल रहा हूं कि आपको दो क्वेश्चन हम पहले क्या करूंगा कि आज तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। एथिक्स की क्लास में डेली दो क्वेश्चन अभी हम थ्योरेटिकल बेस होंगे, फिर हमारे केस स्टडी भी करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट में दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। होमवर्क जो है कल की क्लास से पहले तक आप मुझे शाम में, आज यानी जो है इवनिंग में, मेरे इस नंबर पे 95, अच्छा यहाँ पर नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ, 9555
031427 इसमें सबमिट कर देंगे। मैं जूम आईडी के माध्यम से आपसे जुड़ करके इसका इवेल्युएशन कर दूंगा, समझा दूंगा कि क्या गलत है क्या सही है, कैसा लिखना चाहिए। चलो तो आज का क्वेश्चन देखो कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए, नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए, उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर, जिनके आधार पर लोक सेवक के, कल तो आपको यही बनना है ना, तो लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन, परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन, निष्पादन का आकलन, कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है 150 शब्दों में लिखना है और 10 अंक का, 150 शब्दों में लिखना है और 10 अंक का क्वेश्चन है। आज तो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ये जो है ना, या फिर एक काम करता हूं, कल ही ये क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं दोनों, है ना, तो वैसे ही कर लेते हैं हम, है ना, तो आपके पास एक प्रॉपर बैकअप रहेगा कि, और पूरा सीक्वेंस हमारा खराब नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन ये है जो आपको कल करके लाना है, इसका मॉडल आंसर मैं आपको दूंगा, समझाऊंगा, लेकिन आज मुझे, यानी जो है आज कितना 8 दिसंबर है, तो शाम में, यानी मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सबमिट कर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करोगे, कुछ भी कर लीजिएगा फ्री के माध्यम से, प्रिय ही निकलेगा, और वो भी बहुत मुश्किल की बात हो गई। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन की, वो है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, जो कि कोई नहीं करवाता है, और करवाता भी है तो ऐसे ही। तो यहाँ पर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है 1 to 1 कर सकते हैं, ठीक है। चल, दूसरा है, ये आपने देख लिया कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवा के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। आइडेंटिटी 5 इथिकल जो है ट्रेसेस on which one can plot the performance of the civil servants, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उन 10 आधारभूत मूल्यों, उन 10 आधारभूत मूल्य, अभी समझाया ना मैंने थोड़ा सा, तो उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए, आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो प्रभावी लोक सेवक होने के लिए, प्रभावी लोक सेवक होने के लिए लोक सेवक होने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीके, लोक सेवकों में, लोक सेवकों में, लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण, गैर नैतिक, नैतिक, गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीके, गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों, निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए,
और साधनों का वर्णन कीजिए। साधनों का वर्णन कीजिए। इसको भी आपको 150 शब्दों में और 10 अंक। तो वैसे मूल्य मत लिखने लगना कि प्रभावी लोक सेवक होने के लिए इंस्टाग्राम में रील डालना जरूरी है। प्रभावी लोक सेवक होने के लिए फेसबुक में कॉन्फिडेंशियल चीज को डालना जरूरी है, ये मत लिखने लगना, समझे। आजकल जो है बच्चा भी वैसी है, क्योंकि खूब रील देख देख करके रील हो गया है, तो रियल दुनिया में निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है, इन दोनों का मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा और मॉडल आंसर मैं आपको दूंगा। ये हमारा नंबर है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, 9555031427। इथिक्स की क्लास के लिए इंडिविजुअल भी आप जुड़ सकते हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। ये हमारी अलग अलग बैचेस हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिंदी माध्यम। तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।